हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज मॉर्निंग की क्लास हम लोग की जो हुई है उसमें मैंने जो मध्यकालीन इतिहास था यानी कि दिल्ली सल्तनत काल उसको पूर्णतः समाप्त किया है। यानी कि उसको खंड 1, खंड 2, खंड 3 भागों में था, उसको समाप्त किया है। इसके बाद हम लोग मुग़ल काल में चलेंगे। मुग़ल काल भी 3-4 भागों में समाप्त करेंगे। चूँकि मुग़ल वंश का जो पतन है वो काफ़ी लंबा है, तो हो सकता है 4 भाग में वो हो। तो आज हम लोग जो पेपर टॉपिक पे चल रहे हैं, चूँकि काफ़ी लोगों की ये था कि सर क्या जो सीरीज़ चल रही है वो नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है, चूँकि पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज़ भी कराते हैं, दोनों काम करवाने हैं। ऐसा नहीं है एक काम करवाएं, दोनों काम। पहले आपको हमने विधिवत ढंग से समझा दिया है, अब इसके बाद उसका विगत वर्ष के जितने पेपर आए हैं दिल्ली सल्तनत काल के वो भी हम करवाएंगे। आज अभी जो कराने जा रहे हैं ये मॉडल पेपर है, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मिडवल भी है, मॉडर्न भी है। और ये जान लीजिए कि जब आप पेपर करेंगे जो हम करा रहे हैं, यहाँ से आप खुद देखेंगे कि वास्तव में जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो वहाँ से खुद आप ये पाएंगे कि सर जो कह रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर प्राप्त हुए मुझे हैं, मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर आप लोग ईमानदारी से अगर लगे हैं तो सफलता निश्चित मिलेगी। और एक चीज़ और जान लीजिए कि देखो दिन रात अब एक करिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। जो लोग पीजीटी दे रहे हैं वो अगले माह में देंगे और इसके बाद टीजीटी जुलाई में है, तो समय ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग वास्तव में बहुत अच्छी तैयारी अगर सफलता पानी है तो आपके लिए भी समय पर्याप्त है। ईमानदारी से लग जाइए, और हम ये वादा करते हैं जो लोग ईमानदारी से लगे हैं उनको तो 100% सफलता मिलेगी। तो आप लोग इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि एनकेएस लर्निंग कैंपस आप लोगों के लिए निःशुल्क क्लास लाया है, तो आप लोग अपना फ़र्ज मत भूलिए। जो लाइक सब्सक्राइब वाला है काम वो आप लोग ईमानदारी से करिए, ठीक है। और हम अभी पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं, पेपर के साथ साथ जो व्याख्या कराएंगे आप लोग जरा अच्छे से देखना। जो पेपर करा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, तो हम लोग चर्चा करते हैं। देखो आप लोगों के बीच पहला क्वेश्चन आया और इसको हम विधिवत बताएंगे भी। देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में दिया है कि अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई थी। अब देखो अनाज की उपज पूछ रहा है कि प्रथम बार कब प्रारंभ हुई थी। अब नवपाषाण काल दिया है, मध्यपाषाण काल दिया, पुरापाषाण दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने आपको पहले पढ़ाया भी है इसको कि जब अनाज का उत्पादन पूछे तो नवपाषाण लगाएंगे, पशुपालन पूछे तो मध्यपाषाण लगाएंगे, आग की खोज पूछे निम्न पुरापाषाण लगाएंगे, आग का प्रयोग पूछे तो नवपाषाण लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद रखना। तो इसमें नवपाषाण काल हो जाएगा, ठीक है। तो यह नवपाषाण काल में क्या हुआ कि अनाज का उत्पादन करने लगा। अब मानव आत्मनिर्भर हो गया। यहीं पर मानव ने यानी कि अब जो रिश्ते संबंधी जानकारी यहीं मिलने लगी, घर बना के रहने लगा, आग का विधिवत प्रयोग करने लगा, है ना। एक दूसरे रिश्ते यहीं पर सब समझने लगा कि कैसे रिश्ते होने चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पे सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। मध्यपाषाण काल में यहाँ पर देखो, यहाँ पर पशुपालन का कार्य हुआ है। किसका? तो पशुपालन का कार्य यहीं पर हुआ था, ठीक है। तो पशुपालन हो गया, तो ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना हमें है। अब देखो तिथि क्रम में, देखो ये प्रश्न अच्छा है, बहुत लोगों को लगे बहुत कठिन है, तो तिथि क्रम में करिए व्यवस्थित भाई। तो हमने पहले आपको तिथि क्रम में बताया था, जैसे यहाँ दिया है पुरापाषाण युग दिया है, फिर ताम्र दिया है, फिर मध्य दिया है, फिर नव दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो आपका आएगा पुरापाषाण काल। अब यहाँ अगर निम्न देते तो निम्न आ जाता, लेकिन यहाँ पुरापाषाण काल दिया।
तो नंबर ये आपका एक ये हो गया। फिर इसके बाद कौन हो जाएगा, मध्य पाषाण काल हो जाएगा। तो मध्य यानी कि 1-3 किस्में है। देखो 1-3 यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, तो यह भी काट दो, यह भी काट दो और यह भी काट दो, 1-3 यहाँ पे मिल गया। तो देखो सबसे पहले पुरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर ताम पाषाण काल। ताम पाषाण काल सिंधु घाटी सप्ताह आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, अब ये चीज़ आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कौन हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखिए कि स्वास्तिक चिन्ह, देखो हमने पहले आपको ये पढ़ा चुके हैं कि स्वास्तिक चिन्ह जो है, ये स्वास्तिक चिन्ह कब का बना है भाई बताइए, ये स्वास्तिक चिन्ह कब का बना है बताएं। ये स्वास्तिक चिन्ह है, ये भारत की देन है और ये कहाँ प्राप्त हुआ था, किस काल में, सिंधु काल में, वैदिक काल, संगम युग में से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सप्ताह में स्वास्तिक चिन्ह का पहली बार प्रयोग मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि सिंधु घाटी में स्वास्तिक सूर्य की उपासना के लिए। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह कौन सी धातु सिंधवासियों को ज्ञात नहीं थी। अब देखो सिंधवासियों की कौन धातु ज्ञात नहीं थी भाई, अब नहीं शब्द जरूर देखना, यहाँ पर ध्यान देना। तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, देखो तीनों धातुएं ये तो ज्ञात थी। ठीक है, ये ज्ञात थी और इसमें कौन ज्ञात नहीं है, तो ये नहीं है, तो लोहा ज्ञात नहीं है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। तो सिंधु घाटी के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान सिंधु घाटी सप्ताह को क्या वैदिक काल में, ऋग्वैदिक में भी नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले लोहे का साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा एटा से प्राप्त हुआ था। ये चीज याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सप्ताह निम्नलिखित में से किस सप्ताह के समकालीन नहीं थी। किसके समकालीन नहीं थी, देखो मिस्र के थी, मोसोपोटामिया के थी, चीन के साथ थी, क्रीट सप्ताह के समकालीन नहीं थी। आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर कौन हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी की सप्ताह में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। अब देखो यहाँ घाटी में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, तो हमने पहले बताया था सुरकोटदा, यहाँ बनवाली है ना, बनवाली, यहाँ पर गलत लिखा है बनवाली। ठीक है, ये बनवाली हो जाएगा। लोथल है, कालीबंगा, तो घोड़े के साथ पूछ रहा है तब तो सुरकोटदा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सुरकोटदा। बनवाली से मिट्टी का हल मिला था, क्या मिला था यहाँ से, तो यहाँ से तो मिट्टी का हल मिला है, ये भी याद रखना। लोथल से क्या बंदरगाह मिला था, बंदरगाह के साथ कहाँ मिला, लोथल से। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, सुहाग नगरी के नाम से काले रंग की देखो काली चूड़ियाँ मिली थी। देखो ध्यान देना, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इस वजह से अब यहाँ देखो कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। देखो यहाँ से कई चीज़ें मिली हैं, कोई एक चीज़ नहीं है चूड़ियाँ। अब देखो यहाँ से क्या क्या मिला, कालीबंगा से भूकंप का साक्ष्य कहाँ से मिला, कालीबंगा से मिला है। 2 फसलों उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिला, कालीबंगा से मिला है। ठीक है, मानव छिद्र युक्त एक खोपड़ी मिली थी, तो शल्यक्रिया वो भी कहाँ से मिली, तो कालीबंगा से मिली है ना। और जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले, कालीबंगा से मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में कौन एक सही सुलमित नहीं है। तो कौन सही एक सुलमित नहीं है, कौन एक सही सुलमित नहीं है, तो देखो हड़प्पा लोगों को तांबा आयात करते थे खेतड़ी वाले, सही है। हड़प्पा सप्ताह का तट नगर लोथल था, ये भी सही है। सबसे विशाल हड़प्पा स्थल हड़प्पा था। कालीबंगा का अर्थ काले मिट्टी के बर्तन, तो गलत है, बर्तन नहीं होगा, इस जगह चूड़ियाँ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, तो चूड़ियाँ।
ठीक है, चूड़ियाँ अगर होता तो सही हो जाता। तो आंसर गलत आपका कौन हो जाएगा? डी। और यही आंसर पूछा गया, कौन सा सुलभित नहीं है, तो डी आप लोग लगा देना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई कि ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी। देखो ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो ध्यान देना, दास प्रथा थी, बधूमूल यह भी देते थे, विधवा विवाह यह भी होता था, बाल विवाह यही नहीं होता था। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में विवाह कितनी एज में होता था? 17 से 18 वर्ष की आयु में होता था। ठीक, तो इस वजह से बाल विवाह नहीं होते थे, यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई कि यम तथा नाचिकेता की कथा किस ग्रंथ में उल्लेखित है। तो मुंडकोपनिषद है, बृहदारण्यकोपनिषद है, कठोपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो कठोप उपनिषद में यम और नाचिकेता की कथा का उल्लेख है, संवाद होता है उल्लेख की बात। ठीक है, अगला और देखिए भाई प्रश्न कौन सा है, प्रश्न नंबर 10। देखो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो हमने बताया, आपको था पहले भी बताया कि आप यहाँ पर 1 2 3 4 याद रखना, फिर 19 20 21 22 23 24 इतने अगर याद कर लोगे तो जिंदगी में प्रश्न आपका तीर्थकारों से पूछा जाए गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ऋषभदेव पहले थे। ठीक है, ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव को क्या कहते हैं? अजीतनाथ, है ना, आदिनाथ, सॉरी अजीत नहीं, आदिनाथ। दूसरे तुम्हारे अजीतनाथ हो जाएंगे। ठीक है, और 19वें तुम्हारे कौन हो जाएंगे? मलिनाथ हो जाएंगे। 20वें तुम्हारे मनसुब्रत हो जाएंगे। 21वें नेमिनाथ हो जाएंगे। 22वें अरष्ट नेमी हो जाएंगे। 23वें पारसनाथ हो जाएंगे। 24वें महावीर स्वामी हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पहले प्रथम, तो यहाँ ऋषभदेव आ जाएगा। आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, महायान शाखा का साहित्य लिखा गया था। देखो महायान हीनयान ये 2 भागों में डिवाइड कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत में। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके समय में? कनिष्क के समय हुई थी। तो याद कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष कौन था? वशमित्र अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष घोष था। शासनकाल किसका था? तो कनिष्क का था। तो अब यहाँ पर पूछा जाता है कि भाषा कौन सी है साहित्य की? देवनागरी, प्राकृत, संस्कृत, तमिल। तो संस्कृत भाषा में है। देखो महायान संस्कृत भाषा में था और हीनयान की पाली भाषा थी। हीनयान की कौन भाषा थी? तो पाली लगाना। ठीक, और महायान की भाषा कौन है? तो संस्कृत भाषा। ठीक है, ये संस्कृत भाषा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न नंबर 12 है, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजन हुआ था। राजगिरा की प्रथम बौद्ध संगीत, बल्लवी की द्वितीय बौद्ध संगीत, पाटलिपुत्र की तीसरी बौद्ध संगीत, कश्मीर की चतुर्थ। मैंने बताया कि चतुर्थ बौद्ध संगीत में हीनयान महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया था। देखो श्वेतांबर और दिगंबर धर्मों में विभाजित हुआ। तो अब यहाँ पर अशोक है, कनिष्क है, चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है। अब 2 भागों में किसके समय विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय 2 भागों में विभाजित हुआ। प्रथम जैन संगीत, यानी कि यहाँ याद रखना कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ और यहीं पर 2 भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन सा? श्वेतांबर और दिगंबर।
देखो श्वेतांबर मीन्स श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं श्वेतांबर। दिगंबर लोग वस्त्र ही धारण नहीं करते थे। श्वेतांबर की पाली भाषा है, दिगंबर की संस्कृत भाषा है, तो ये चीज याद रखना। दिया है नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था। अब नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मानंद, घनानंद, कालाशोक, उपरोक्त में कोई नहीं तो घनानंद। घनानंद का हमने बताया था मेल फीमेल में यानी कि मैकअप करके आता था और कोई भी दरबार में हंस दे तो उसे मरवा भी देता था, ठीक है। इसी ने यानी कौटिल्य का अपमान किया, चाणक्य का अपमान किया, बाद में मारा जाता है, ठीक है। कौन मारता है? चंद्रगुप्त मौर्य। देखो शाक गणराज, बहुत अच्छा प्रश्न। शाक गणराज सभा स्थल में भेद करने वाले स्थान को क्या कहते थे? बहुत अच्छा, चौपाल, संथागार, ये भी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं तो संथागार हो जाएगा। कौन? संथागार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, दिया है बुद्ध चरित का लेखक कौन था? तो बुद्ध चरित का असघोष था। बुद्ध चरित का लेखक कौन था? असघोष था। असघोष चतुर्बौध संगीत में उपाध्यक्ष का पद इससे मिला था, ठीक है, तो ये भी याद रखना। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, हाथी गुफा में। तो किसमें? नंदों का, मौर्यों का, शुंगों का, चेदी वंश। तो यहाँ चेदी वंश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो चेदी वंश हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। बहुत जल्दी जल्दी करिए भाई। अगला प्रश्न देखिए, कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, तो कालक्रम में व्यवस्थित करिए भाई। तो सब देखो, कनिष्क द्वितीय दिया, फिर वसुदेव दिया, फिर उष्यक दिया, फिर वासुदेव दिया। देखो इसमें वासुदेव तो सबसे लास्ट में है, ये तो पक्का है। पहले स्थान पर कौन? हुविषिक। तो 3 किस में मिल गया? देखो 3 यहाँ भी मिल गया और 3 यहाँ भी मिल गया, ठीक। तो अभी भी नहीं सही है। अब इसके बाद पहला देखो कनिष्क द्वितीय हो जाएगा, तो 3-1, तो 3-1 किस में है? 3-1 इसमें है। फिर इसके बाद वासुदेव मिल गया, फिर इसके बाद ये अंतिम है। तो आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। आंसर ए राइट है बिल्कुल, ठीक है। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो कनिष्क के विषय हमने पहले बताया कि कुषाण वंश का महान शासक था। इसकी राजधानी मगध, गोरखपुर, पुरुषपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसकी राजधानी पुरुषपुर थी। कौन थी राजधानी? तो पुरुषपुर, याद रखना। इसी के समय चतुर्बौध संगीत का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए भाई, मथुरा शैली मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता है? देखो मथुरा शैली पूछ रहा है। देखो 2 शैलियां थी। नंबर 1 मथुरा शैली है और नंबर 2 गंधार शैली है। ये भारतीय शैली, ये विदेशी शैली। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मथुरा शैली किस पत्थर का प्रयोग? तो सफ़ेद, संगमरमर, लाल, काले। तो लाल पत्थर का है। किस पत्थर का? तो लाल बलुआ पत्थर, याद रखना। बहुत अच्छी मूर्तियां बनी। पहली बौद्ध की मूर्ति मथुरा शैली में बनी, सर्वाधिक गंधार शैली में। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है ना? कौन सा इतिहास से संबंधित? मौर्यकालीन से, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 21 है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो बौद्ध, जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उपरोक्त में सभी। तो कोई यहाँ सभी हो जाएगा। वैसे लगभग जब सभी देते हैं
तो याद रखना जब बिल्कुल ना आए तब सभी लगा देना, लेकिन हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन 99% चांस होते सही होने के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, 22वां नंबर दिया है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ये भी बहुत अच्छा, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क। तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन, अब यहाँ पूछा गया कंटक शोधन क्या है? दीवानी न्यायालय, फौजदारी, राजस्व न्यायालय, सभी। तो यहाँ फौजदारी न्यायालय हो जाएगा। कंठक और धर्म स्थानीय, धर्म स्थानीय अगर शब्द पूछा जाता, स्थानीय, धर्म स्थानीय पूछा जाता तो दीवानी होता, और यहाँ पर ये कंटक शोधन हो जाएगा, कंटक शोधन। तो ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? तो भाब्रू, बाब्रू अभिलेख, 13वां शिलालेख, 7वां उपयोग सभी। तो भाब्रू शिलालेख लगा के आएंगे आप लोग। क्या? भाब्रू शिलालेख में बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? है ना, पदाधिकारी की नियुक्ति किसकी की थी बताएं भाई? तो अमातों की, राजकों की, धर्मापात्रों की, पुरोहितों की। तो राजक जो थे पदाधिकारी वो न्याय करने वाले थे। कौन थे? तो न्याय। तो ये आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, 13वां शिलालेख किससे संबंधित है? मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि 13वां शिलालेख है तो ये कलिंग युद्ध का वर्णन कर रहा है। कलिंग युद्ध यानी कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, तो कलिंग युद्ध का वर्णन मिल रहा है, तो यानी कि युद्ध हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? युद्ध। दिया है कि निम्नलिखित में से किसे, देखो ध्यान देना, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 27, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो आप एक प्रश्न याद रखना, किसने दीक्षित किया? तो देखो, निग्रोथ, सबका अर्थ बता दे, निग्रोथ, मोगलीपुत्तिस, और उपगुप्त। देखो, निग्रोथ के वचन सुने, इसके तो वचन सुने थे। मोगलीपुत्तिस में प्रभाव में आया, और उपगुप्त ने दीक्षित किया था। तो यहाँ यही पूछ रहा कि बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? तो उपगुप्त ने लगाना। ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं, और यह याद रखना कि इसमें आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा उपगुप्त। अब देखो अगला प्रश्न दिया है, प्राचीन काल में, बढ़िया प्रश्न है, 28 नंबर, प्राचीन काल में बंधुआश्रम निर्दिष्ट करने वाले शब्द कौन से हैं? वेती, शुल्क, सोतार, विष्टि। तो देखो, वेती और विष्टि ये दो शब्द हैं, 1 और 4। तो 1 4 कहाँ है? आंसर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप लोगों को कई बार बताया है, समुद्रगुप्त, सिकंदर, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश का महान शासक था। उत्तरापद के 9 राजा, उत्तरापद के 9, दक्षिणापद के 12 राजाओं को हराया था। ठीक है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भगवत की उपाधि धारण की थी वो कौन था?
तो श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त तो चंद्रगुप्त द्वितीय को लगाना, परम भागवत की, विक्रमादित्य की, ये सारी उपाधि उसी की हैं। ठीक है। असती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन है? एहोल अभिलेख, जूनागढ़, नानाघाट, एरण, तो एरण का अभिलेख हो जाएगा। एरण का अभिलेख सती प्रथा का है। और ये सती प्रथा कब हुई थी? तो 510 ईस्वी में हुई थी। भानुगुप्त का सेनापति गोपराज युद्ध करते हुए शहीद हुआ। पहली घटना 510 में, और पहली बार जब घटना घटी है तो ये घटना बहुत लंबे समय तक चली, यानी कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन की पहल से इस घटना को समाप्त किया था अधिनियम 17 के तहत। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासन के लिए प्रारंभ रेखांकित करती है? तो यह भी बहुत अच्छा प्रश्न। मुझ उल माशिर, तारीख यामनी, चचनामा, सियासतनामा, तो चचनामा हो जाएगा। कौन? चचनामा। अगला प्रश्न देखिए भाई, दिया है कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी। कहाँ थी? अजमेर। अगला प्रश्न देखिए, चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? आयकर, चुंगी कर, भूमि कर, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ 34 नंबर भी प्रश्न आपने देखा होगा, पिछले 3-4 बार से पूछा जा रहा है। तो देखो, चोल वंश के शासक जो थे महान थे, और ये लोग कुल मिला के देखा जाए तो एग्रीकल्चर पर निर्भर थे, ग्रामीण क्षेत्र से थे, तो ये एग्रीकल्चर से थे। और दूसरी चीज़, चोल वंश में कई शासक हैं जो बहुत उदारवादी भी हुए हैं और काफ़ी साम्राज्य विस्तार, जैसे राजराज ने बहुत बड़ा किया, राजेंद्र प्रथम ने किया, राजेंद्र द्वितीय भी किया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो और कुलुंतुक प्रथम को याद रखना। तो चोल वंश की आय का मुख्य साधन क्या? तो भूमि कर है। क्या हो जाएगा? तो भूमि कर, ये भूमि कर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न नंबर 35, दिया है, चोल राज के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज कौन सा था? अब देखो, पतन के लिए पूछ रहा है, दक्षिण का राज कौन था? जो चोल वंश का पतन हुआ है उसमें कौन सा होगा? देखो, होशियार भी है, पांड भी है, कार्तिकेय भी है, तो इसमें सभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सही। अगला प्रश्न देखिए भाई, एलोरा मंदिर, देखो बहुत अच्छा, एलोरा गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कौन इसके, यानी कि कौन कौन गुफाएं हैं? जैसे कि जैन गुफा है, हिंदू गुफा है, बौद्ध गुफा है, तो तीनों गुफाएं हैं, तो यानी कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय राजपौध निर्माण में संलग्न था? कौन? तो चोल लगा के आएंगे आप, चोल था। ठीक है, चोलों की जल सेना अच्छी थी। अगला देखिए, चोल शासकों में से किसने चीन अपने व्यापारिक दूध मंडल भेजे? किसने किसने? राजराज, राजेंद्र, कुलंतुक प्रथम, सभी, तो ये सभी हो जाएगा। आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न नंबर 39, राष्ट्रकूट वंशज थे, ये भी बहुत अच्छा। राष्ट्रकूट किसके वंश है? वाकाटक के, कल्याणी चालुक के, बादामी चालुक के, कांची के, तो बादामी के चालुक, बादामी के चालुक जो थे ये राष्ट्रकूट इन्हीं के वंशज थे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो हमने पहले बताया था कि पाल वंश का पहला संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। इसे जनता द्वारा चुना गया था, जनता के द्वारा चुना जाने वाला शासक पहला, यानी जनता। फिर कौन हुआ? धर्मपाल हुआ, धर्मपाल। फिर कौन हुआ? देवपाल, देवपाल। फिर कौन हुआ? महिपाल, महिपाल के बाद नारायणपाल, तो महिपाल। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पाल वंश का ये पहला शासक जो जनता द्वारा चुना गया और ये संस्थापक भी था।
अगला प्रश्न देखिए, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण किसने करवाया था? तो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम है, कृष्ण द्वितीय है, कृष्ण तृतीय है, कर्क द्वितीय। तो कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, कैलाश मंदिर का कृष्ण प्रथम ने निर्माण कराया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, कौन प्रतिहार शासक नहीं था? अब देखो, नहीं था तो मीर भोज तो था, इसने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। आंध्र भोज की उपाधि धारण की, आदिवारा की, आदिवारा। ठीक है, और नागभट्ट है, राजपाल भी है, राज सिम्बा नहीं है। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जल्दी से दिया है कि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया है? द्वैतवाद सिद्धांत, द्वैतवाद्वैत, विशिष्टाद्वैत या अद्वैत? देखो, अद्वैत वेदांत दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई बहुत जल्दी से, निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संध के लिए विवश कर दिया था? धंगदेव ने, विद्याधर ने, नन्नुक में, इनमें से कोई ने? तो विद्याधर ने संध करने की विवश। तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न दिया है कि मोहम्मद गौरी गजनी जाते समय किसके द्वारा मारा गया? जयचंद द्वारा, पृथ्वीराज, मलकों द्वारा, खोंकरों के द्वारा मारा गया था। ठीक है, खोंकर जात जो थी उसी ने नमाज अदा करते समय छुरा मारकर हत्या कर दी। तो भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? मैंने अभी पढ़ाया है जब आपका प्रथम भाग था उसी में। तो महमूद गजनवी, सुबुत गुन और मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम मुस्लिम अगर आक्रमण पूछा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम को लगाएंगे। याद रखना कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा में अलंकृत करते थे? कुमारपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, विद्याधर, जयसिंह सिद्धरा। तो कुमारपाल के यानी कि दरबार में ये रहते थे हेमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दिया है कि किस यात्री ने अपनी पुस्तक विजयनगर में पिछले सती प्रथा का उल्लेख किया है? अब्दुल रज्जाक ने किया, निकोलो कॉन्टिन किया, डिग्मोपाइस ने किया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो तीनों ने किया है। ठीक, तो ये चीज हो जाएगा। गलत यहाँ दिया, यहाँ पर उपयुक्त में से सभी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी। आंसर मिस्टेक है ये। अगला प्रश्न देखिए भाई, दिया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है? तो बताओ, आत्मकथा पूछ रहा। फुतवाते फिरोजशाही, तारीखे फिरोजशाही, दलाल फिरोजशाही, उपयुक्त में सभी। तो फतवाते ए फिरोजशाही, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की विजय को तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 50 जो है आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले उसने गुजरात की 1299 में, रणथंबोर की 1299 में ये भी की है। ये 98 में, 99 में थी लास्ट में इसने किया ये। फिर इसके बाद चित्तौड़गढ़ 1303 में किया है, 1303 है ना। तो पहला दो देखो, दो कहाँ, ये हो गया, एक कहाँ, ये हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। फिर इसके बाद तेलंगाना है। तेलंगाना की याद रखना कि तेलंगाना है 1304 में, कभी 5 मिल जाता है। तो आंसर आपका कुल मिला के डी होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
वह ममलुक सुल्तान जो राजस्व के देवी के सिद्धांत का पसदर था। कौन था ममलुक सुल्तान जो देवी के राजस्व का सुल्तान मानते थे? ठीक है, तो ये 51 नंबर प्रश्न को आपको हमने 3-4 बार बताया था कि बलवन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश, रजिया। तो जब ममलुक शब्द का प्रयोग होता है तो बलवन ने किया था। मामलुक शब्द यानी कि स्वतंत्र माता पिता से संबंधित है तो ममलुक हो जाए। ठीक है, अब चूंकि देवी के सिद्धांत दे दिया है इसी वजह से बलवन हो रहा। ठीक है, उस सूफी संत का नाम बताएं जिसने दिल्ली में 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। कितने? 7। तो शेख अहमद सरिंदी, शेख निजामुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती। तो शेख निजामुद्दीन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती इनने देखा नहीं, शेख अहमद सरिंदी इनने भी नहीं देखा, शेख निजामुद्दीन चिश्ती नहीं, बाबा फरीद, ख्वाजा है ना मनुद्दीन चिश्ती। वैसे प्रश्न गलत दिया। ये प्रश्न आपके बीच में जो है ये गलत प्रश्न है। ये प्रश्न शेख निजामुद्दीन चिश्ती इसको मान रहे हैं ये लोग क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो अब यही मान लो क्वेश्चन के अनुसार यही। वैसे हमने पहले बताया था कि ये जो प्रश्न है अमीर खुसरो के समय औलिया ने, यहाँ पर प्रश्न हुआ निजामुद्दीन औलिया, गलत लिखा है, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया सही है। ये 7 सुल्तानों को देखा था। ठीक, इसने 7 सुल्तानों को देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सही कर लेना आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके समय हुए थे? देखो 53 नंबर ये कई बार पूछा गया है। 53, सुन्नी शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके समय हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय शिया सुन्नी विवाद ज़्यादा बढ़ गए थे। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सुन्नी था, सुन्नी लोग बहुत कट्टर होते थे, शिया लोग उदारवादी होते थे। ठीक है, तो कहा जाए कि शिया सुन्नी का अगर विवाद सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है इस जगह तो अलाउद्दीन खिलजी लगाना। क्या लगाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखिए भाई, बस थोड़े से प्रश्न और बच्चे आप लोगों को। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधार का मुख्य कारण क्या था? देखो आर्थिक सुधार का मुख्य कारण क्या था, है ना? क्या था कारण भाई बताएं? हिंदुओं की सजा देना, एक शक्तिशाली सेना का निर्वहन करना, जनता को संतुष्ट करना, अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करना। तो एक शक्तिशाली सेना का गठन करना था। चूँकि सेना का विस्तारी रूप से गठन किसने किया? तो वैसे सैन्य का गठन तो हो जाता बलबन गए, स्थायी सेना गठन देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। और ये एक विशाल सेना रखा था, नगद वेतन देता था, क्योंकि इसे साम्राज्य विस्तार करना था। अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न नंबर 55, सल्तनत काल में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुसलमान कौन था? बताओ भाई, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुसलमान कौन था? यह भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो नसरुद्दीन खुसरो शाह। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी जो बाता है उसका लास्ट शासक यही होता है, यानी कि लास्ट शासक जो था वही ये है। तो नसरुद्दीन खुसरो शाह ये एक हिंदू था और हिंदू से मुसलमान परिवर्तित हुआ था। ये हिंदू था, बाद में ये मुसलमान धर्म अपना लिया था, धर्म इसने चेंज किया था, धर्म बदल कर तब कौन हो गया? तो ये इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तभी ये शासक बना। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया था? देखो
कौन कर नहीं लगाया, बहुत अच्छा। तो खरास लगाया, घड़ी लगाया, किस्मत एक खोरी चराई, तो किस्मत एक खोती, ये नहीं कर लगाया था, ये आंसर हो जाएगा। और 50% लिया था उत्पादन का, ये चीज़ याद रखना। हमने आज सुबह पढ़ाया कि अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% लिया, मात्र यही था सबसे अधिक कर लेने वाला। दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था? तो मैंने पहले बताई थी कि गुख तुशल, गुक तुशल। तो यहाँ पर याद रखना 80 है, 30 है, और यहाँ 97 है ना, और यहाँ पर कितना है 37 है, और यहाँ 75 है। तो 80 30 97 कहीं 90 देते हैं, 80 30 90 37 75, बस ये याद रखना। तो तुगलक वंश लगा देंगे। अगला प्रश्न देखिए भाई, बस 2-3 प्रश्न बचे हैं। बहलोल लोधी किस प्रांत का गवर्नर था? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस प्रांत का गवर्नर था बताएं भाई? गुजरात, मालवा, सिंध, लाहौर। तो लाहौर का बहलोल लोधी गवर्नर था, और ये कभी सिंहासन पर नहीं बैठा था, ये कालीन बिछाकर उसी पे बैठता था। जनता के बीच में बैठना कबूल, हमें सिंहासन नहीं चाहिए, ठीक, वहीं बैठ कर न्याय करता था। ऐसे उदारवादी बहलोल लोधी था, ठीक। बहलोली नामक सिक्के भी चलाए थे इसने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दारुल हरब क्या है? समझ लो, दारुल हरब क्या है? तो ये भी कई बार पूछा गया है, समझ गए। दारुल हरब हिंदू राज क्षेत्र, मुस्लिम राज क्षेत्र, अरब राज क्षेत्र, तुर्क राज क्षेत्र। दारुल हरब तो मुस्लिम राज क्षेत्र हो जाएगा, ठीक, चेक कर लेना, वैसे यही है राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई। और भारत के किस सल्तनत कालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? मैंने पहले आपको बताया कि प्रारंभ तो की थी इल्तुतमिश ने, ठीक। इल्तुतमिश ने ये एकता प्रथा शुरू की, और समाप्त वाली बात पूछा जाता, वो ये भी बहुत पूछा जाता, समाप्त किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया। जब समाप्त किया तो नगद वेतन फिर देना चालू कर दिया था, ठीक है। तो ये प्रश्न आता है, कई बार पूछा गया है। तो 60 ही प्रश्न हैं, और ये 60 प्रश्न आपके हो गए। और देखे होंगे आपने कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस तरीके से अगर आप लोग प्रश्न करते रहे तो वादा है कि आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। ईमानदारी से आप लोग जुड़े रहिए और मेहनत दिन रात एक करिए, और चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करिए, और पढ़ा रहे हैं उसको तो आप देख ही रहे हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में कल पुनः फिर, ठीक है। तो ये आपकी आज टेस्ट सीरीज हो गई है।